Hello again. Today we are going to discuss about assisted exercises, which is a lecture of basic kinesiology. You need to understand what is assisted exercises. So let's get started with the lecture. Lecture contains our definitions, assisted exercises, types of assisted exercise, active assistance, passive assistance, manual, mechanical assisted exercises, principles, uses and effects of assisted exercise. So here's the definition. Assisted exercise are exercises performed by the patients with the assistance and external force, a therapist, cord and pulley, weight and pulley, circuit, etc. Assisted exercises are used when the muscles acting on one of the body levers are too weak to bring about movement. असिस्टेड एक्सरसाइज कोई भी पेशेंट को हम उस वक्त परफॉर्म करवा रहे होते हैं जब कोई ग्रुप ऑफ मसल्स का जो लीवर होता है जो कि मूवमेंट ब्रिंग करवाने परफॉर्म करने के लिए हेल्प कर रहा होता है, तो वो जब काम नहीं कर पाता, कोई भी एक मसल जो कि इंजर्ड हो या उसके अंदर कोई पैथोलॉजी डेवलप हो गई हो तो उसकी वजह से प्रॉपर मूवमेंट नहीं कर पा रहा, तो हम उसके तरह की असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, उसे थोड़ी सी हेल्प प्रोवाइड करते हैं, सो ही और शी कैन परफॉर्म एक्सरसाइज बेटर टू इम्प्रूव और परफॉर्म the full range of motion of the joint, any joint or any group of muscles. So if their strength or the coordination of the muscle seems insufficient to perform an activity, the external force is utilized to compensate the leg. जब किसी भी ग्रुप ऑफ मसल्स में मतलब जो उनकी स्ट्रेंथ है या उनकी कोऑर्डिनेशन है उसमें किसी भी तरह का लेकनेस आ रही है उसके अंदर, तो हम जो एक्सटर्नली फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं उस लेकनेस को यूटिलाइज करने के लिए, सो द पेशेंट कैन परफॉर्म द एक्टिविटी और एक्सरसाइज जो भी हम उसे करवा रहे हैं या हमें हमारा गोल है उसे करवाने का, तो वो कर सकता है. तो सब मसल हैज स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस बट इज नॉट सफिशिएंट टू परफॉर्म एन एक्टिविटी और कंट्रोल एन एक्शन. मसल्स फुल्ली अवेयर है, मसल्स के अंदर स्ट्रेंथ भी है, एंड्योरेंस भी है. एंड्योरेंस जो है एबिलिटी टू परफॉर्म रेपिटेटिव एक्सरसाइजेस विद इन स्पेसिफिक टाइम विदाउट गेटिंग फटीग. मसल्स के अंदर स्ट्रेंथ भी है, एंड्योरेंस भी है, बट वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे एक्टिविटी या अपने एक्शन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे. क्यों? क्योंकि उनके अंदर कोई ना कोई लेकनेस है, कोई ना कोई पैथोलॉजी है या कोई ऐसी इंजरी हुई है जिसकी वजह से जो एक मसल है, ग्रुप ऑफ मसल्स में से कोई एक मसल या पूरा ग्रुप जो है वो इफेक्टेड है. सो हम उससे एक्सरसाइजेस करवाते हैं, एक्टिव असिस्टेड एक्सरसाइजेस, ताकि वो जो है अपनी एक्शन या अपनी नॉर्मल लाइफ की एक्टिविटीज को परफॉर्म कर सके. ये है एक्टिव असिस्टेड एक्सरसाइजेस. पेशेंट खुद कर सकता है परफॉर्म कोई भी एक्टिविटी या एक्सरसाइज, बट उसे थोड़ी सी असिस्टेंस की ज़रूरत होती है, और असिस्टेंस जो है वो हम मैनुअली या मैकेनिकली किसी भी तरह से पेशेंट को प्रोवाइड कर सकते हैं. वो चाहे पेशेंट का अटेंडेंट हो, चाहे वो फिजियोथेरेपिस्ट खुद हो या कोई नर्स वगैरह हो, या पेशेंट जो है वो अपनी ऑपोजिट आर्म या अगर उसे लेग की एक्टिविटी करवानी है, नी जॉइंट की, तो अपनी हिप को मूव करके सपोर्ट करेगा अपनी नी जॉइंट को, या अपनी अपर लिम्स यूज करेगा अपनी नी को सपोर्ट करने के लिए, या इस तरह से खुद ही अपनी मैनुअल सपोर्ट वो बन सकता है. तो असिस्टेड एक्सरसाइजेस की दो टाइप्स होती हैं, एक्टिव असिस्टेंस एंड पैसिव असिस्टेंस. So what is active assistance? The patient himself can assist with his opposite extremity to perform the assisted exercise. For example, the opposite leg is used by the patient to increase the flexing moment of the knee in long sitting on prone line. इसमें यह है कि पेशेंट इज सफिशिएंट टू परफॉर्म एन एक्टिविटी, बट उसे थोड़ी सी जो असिस्टेंस की ज़रूरत है वो एक्सटर्नली ले रहा है या वो खुद अपनी आप से ले रहा है, मतलब हिम सेल्फ कैन असिस्ट विद हिज ऑपोजिट एक्सट्रीमिटी. जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर उसकी एक जैसे कि वो अपनी आर्म से अपनी ऑपोजिट आर्म को जो कि इफेक्टेड है उसे सपोर्ट कर रहा है, उसकी मूवमेंट परफॉर्म करवाने में हेल्प कर रहा है, तो वो एक्टिव असिस्टेंस होगी, क्योंकि वो खुद विलिंग है, वो खुद कर सकता है अपनी ऑपोजिट एक्सट्रीमिटी से, तो वो कर रहा है. जैसे कि यहाँ है कि नी की फ्लेक्शन करवाने के लिए, फ्लेक्सिंग मूवमेंट ऑफ द नी, तो पेशेंट जो है वो लॉन्ग सेटिंग में अपनी हिप जॉइंट की हेल्प से जो है वो नी की मूवमेंट कर रहा होता है ऑपोजिट लेग के थ्रू, और या प्रोन लाइन में अपनी नी की फ्लेक्शन की मूवमेंट करवा रहा होता है, सो दे ही कैन असिस्ट हिमसेल्फ. ठीक है. अपर आर्म जो है यूज्ड टू मूव द लोअर लिम्ब और ऑपोजिट साइड ऑफ द अपर लिम्ब. वही कि आपकी जो है लेग्स में कोई इशू है, लेग में, हिप में, नी में, जहाँ भी, तो आप अपर आर्म यूज कर रहे हो, या फिर अपर आर्म के किसी एक पार्ट में, एक लिम्ब में कोई डिफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप ऑपोजिट अपर लिम्ब जो है वो यूज करके इसे सपोर्ट करें. दिस टाइप ऑफ एक्टिव असिस्टेंस एक्सरसाइज इज वेरी मच यूजफुल फॉर द होम प्रोग्रामिंग एक्सरसाइजेस.
सारी की सारी एक्सरसाइजेस हम घर पर जो है हॉस्पिटल में परफॉर्म नहीं करवाते पेशेंट को, क्योंकि ना ही तो पेशेंट के पास इतना टाइम होता है कि वो हमें जो है 3-4 घंटे डेली हॉस्पिटल में दे, ना ही डॉक्टर के पास इतना टाइम होता है कि वो एक पेशेंट को 3-4 घंटे दे। तो इसीलिए वो पेशेंट को हर रोज जो है वो एक्टिविटीज समझा देता है, उसे याद करवा देता है, एक पेपर फॉर्म में जो है एक्सरसाइजेस पर टिक करके दे देता है कि आपको ये एक्सरसाइजेस इतने सेट्स, इतनी रेपिटेशन, इतनी देर में करने हैं। तो वो घर पे जाके मतलब जो है एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा होता है। तो एक्टिव असिस्टेंस में ये होता है कि पेशेंट जो है वो इजीली अपने घर पर कोई भी एक्सरसाइज परफॉर्म कर सकता है, चाहे उसके साथ कोई मतलब जो है दूसरी असिस्टेंस हो या ना हो। पैसिव असिस्टेंस पे फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, manual assisted exercises and mechanical assisted exercises. So what is manual assisted exercises? In manual assisted exercises, the passive assistance may be given by the therapist, by any medical professional, or sometimes by the patient's relative and friends. This type of assisted exercise is maximum passive in nature. The patient has to try to perform the movement up to his ability. In passive movement, there will not be a muscle work, but in assisted exercises, the muscle will be acting throughout the movement. मैनुअल असिस्टेड एक्सरसाइजेस में पेशेंट जो है वो थेरेपिस्ट, नर्स या उसके अटेंडेंट्स या कोई जो भी रिलेटिव हैं वो उसकी हेल्प कर रहे होते हैं एक्टिविटी परफॉर्म करवाने के लिए। तो ये जो असिस्टेड एक्सरसाइजेस होती हैं वो मैक्सिमम पैसिव इन नेचर होती हैं, मतलब कि आपकी खुद की एबिलिटी है ही नहीं, आपकी मसल्स में इतनी स्ट्रेंथ ही नहीं है कि वो कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म कर सके। तो आपको टोटली फुल्ली आप डिपेंडेंट होते हो अपने मतलब रिलेटिव, अटेंडेंट, नर्स जो भी हैं, आप उन पर जो है डिपेंडेंट होते हो कि वो आपकी कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करवाएं। तो उस कंडीशन में हम पैसिव असिस्टेड एक्सरसाइजेस करवाते हैं, जिसमें मैनुअल मैकेनिकल दोनों आती हैं। मैनुअल में कोई दूसरा पर्सन जो है वो आपको असिस्ट कर रहा होता है। मैकेनिकल की जब भी हम बात करेंगे, नहीं सॉरी, पहले हम इसको फिनिश कर लेते हैं, देन वी विल मूव टू द मैकेनिकल। तो पैसिव मूवमेंट्स में कभी भी आपका मसल वर्क नहीं कर रहा होता, आपको मसल को वर्क करवाने के लिए आपको असिस्टेंस की जरूरत होती है। लेकिन जब हम एक्टिव असिस्टेड की बात करते हैं ना, उसमें कंप्लीट मूवमेंट में आपके सारे मसल्स एक्टिवली काम कर रहे होते हैं, उनके पास एंड्योरेंस भी होता है, उनके पास स्ट्रेंथ भी होती है, बट जस्ट दे नीड ए स्लाइट हेल्प फ्रॉम अदर्स। लेकिन मैनुअल असिस्टेंट में टोटली आप डिपेंडेंट होते हो दूसरों पर, तो आपकी मसल्स में इतनी एबिलिटी नहीं है कि वो कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करे, इसीलिए आप दूसरों पे जो है डिपेंडेंट होते हो। ये देखें, मैकेनिकल असिस्टेड एक्सरसाइजेस done with the help of mechanical devices are called mechanical assisted exercises. मैकेनिकल में मैंने आपको बताया है कि मैकेनिकल असिस्टेड एक्सरसाइज, मैकेनिकल जब भी नाम हो तो यहाँ पर जरूरी है कि कोई ना कोई डिवाइस यूज हो रही है, कोई एक्सटर्नली डिवाइस, कोई चीज हो जाएगी, जैसे कोई पुली हो गया, कोई कॉर्ड हो गया। ट्रैक्शन अगर आपने सुना हो तो ट्रैक्शन में भी हम जो है वो एक्सटर्नल कोई डिवाइस वगैरह ले रहे होते हैं ऑटोमेटिक, जो कि एक्टिविटी परफॉर्म करवाने में हेल्प करते हैं, जैसे सस्पेंशन थेरेपी, पुली, स्प्रिंग्स एग्जांपल्स हैं मैकेनिकल असिस्टेंस की। कोई मशीन है जो कि आपको हेल्प कर रही है। सो हियर वी हैव द डायग्राम ऑफ मैकेनिकल असिस्टेड एक्सरसाइजेस, जिसमें यू कैन सी कि कोई एक्सटर्नल डिवाइस है, डिवाइस वो कोई भी हो सकती है, कोई वॉल भी हो सकती है, थायरापिन कह लो आप, सस्पेंशन थेरेपी के लिए जो यूज होते हैं, पुली, स्प्रिंग्स, मैकेनिकल असिस्टेंस सारी प्रोवाइड कर रहे होते हैं पेशेंट को टू परफॉर्म एनी एक्टिविटी। So the principles of assisted exercises are range, command, concentration of the patient, speed of the exercise, repetition of the exercise program or activities. Range. The assistance given is changeable as depend on the range. Normally in the beginning and end range the muscle strength will be less, while the competitive with the middle range, so assistance provided should be more in the beginning and end range than the middle range. जब भी आप किसी को असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे होते हैं किसी भी पेशेंट की रेंज को रिगेन करने के लिए, तो जो रेंज ऑफ एक्सरसाइज होती है या मूवमेंट होती है उसकी एक्सरसाइज की, सॉरी रेंज होती है एक्सरसाइज की, तो आप स्टार्टिंग ऑफ द एक्सरसाइज और एंड ऑफ द एक्सरसाइज में हमेशा जो है वो रेंज ज़्यादा रखते हैं एज कम्पेयर टू द मिडिल रेंज। तो वो वेरी करती है बिगिनिंग और एंड ऑफ द रेंज में और मिडल ऑफ द रेंज में, दोनों में हम डिफरेंट डिफरेंट ले रहे होते हैं रेंजेस एक्सरसाइज की। तो वो इसलिए है ताकि आपकी जो है वो रेंज जो है जॉइंट की जो है मसल की जो है वो अच्छी हो सके, मसल की स्ट्रेंथ बढ़ सके।
तो हमेशा बिगिनिंग में या एंड ऑफ द एक्सरसाइज में रेंज जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए एज कम्पेयर टू द मिडिल रेंज। कमांड, पेशेंट को कमांड देना बहुत ही ज़रूरी होता है टू एक्टिवेट द पेशेंट एंड परफॉर्म द इफेक्टिव मूवमेंट। द कमांड गिव्स परफेक्ट गाइडलाइंस टू द पेशेंट टू प्रैक्टिस एन एक्टिविटी। जब तक आप पेशेंट को कमांड नहीं करेंगे, उसे इंस्ट्रक्ट नहीं करेंगे, उसे किसी भी तरह की गाइडलाइंस नहीं देंगे, वो कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर पाएगा। या तो वो फिर खुद विलिंग ही नहीं होगा उस चीज़ के लिए, वो करना नहीं चाहेगा। तो आपकी कमांड बहुत ही ज़रूरी होती है पेशेंट के लिए, so that he or she can perform activity better. Concentration of the patient. Concentration of the patient is must in the assisted exercises, otherwise the movement will be passive in character. अगर पेशेंट जो है वो फोकस नहीं कर रहा, कंसंट्रेट नहीं कर रहा जो एक्टिविटी आप करवा रहे हैं, जो एक्सरसाइज उसे करवा रहे हैं उस पर, तो उसकी जो मूवमेंट है वो कंप्लीट पैसिव होगी, वो एक्टिव नहीं होगी। वो अपने जो है माइंड को एक्टिवेट कर नहीं रहा कि वो उस मूवमेंट को याद कर सके। मूवमेंट को जो है वो याद कैसे करेगा कि आपके जॉइंट्स के अंदर रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, प्रोप्रियोसेप्टर्स, जो कि जॉइंट की मोशन और मूवमेंट को जो है सिग्नल्स जो है वो मैसेजेस प्रोवाइड कर रहा होता है, मैसेजेस ब्रिंग कर रहा होता है। सो जो है आपका ब्रेन एक्टिवेट होता है, फिर वो कोऑर्डिनेशन बनाता है, उसके अकॉर्डिंगली आपकी मूवमेंट को याद कर रहा होता है। तो जब तक पेशेंट जो है वो कंसंट्रेट नहीं करेगा, उसके प्रोप्रियोसेप्टर्स जो है वो एक्टिवली काम नहीं करेंगे और वो किसी भी एक्टिविटी को सही तरह से मेमोराइज नहीं कर पाएगा। इसीलिए कंसंट्रेशन इज नेसेसरी। स्पीड डिटरमाइन द असिस्टेड एक्सरसाइजेज मोर। If the speed is increased, it shows the passive character and also the patient cannot cope up with the movement. स्पीड जब भी आप एक्सरसाइज की रखते हैं तो उसको नॉर्मल होना चाहिए। हमें अगर आप ज़्यादा कर देते हैं स्पीड, अगर आप कम कर देते हैं स्पीड, तो पेशेंट को जो है वो डिफ़िकल्टी होगी किसी भी मूवमेंट को लर्न करने के लिए, सीखने के लिए, उस पर कंसंट्रेट करने के लिए। तो इसीलिए स्पीड जो है वो नॉर्मल होनी चाहिए, ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा जैसे आपने करा दी नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, बहुत कम भी नहीं होनी चाहिए। बहुत से तो है स्पीड मेंटेन करने के लिए आजकल जो है वो कुछ ऐसी डिवाइसेस आ गई हैं जो कि हम ऑटोमेटिकली सेट कर देते हैं कि उनकी स्पीड जो है वो मेंटेन रहे, जिसमें CPM कंटिन्यूस पेसिव मशीन बहुत ही जो है सामने आती है। रेपिटेशन, द मूवमेंट हैज टू बी रिसीव्ड सो दैट जॉइंट रेंज एंड मसल पावर कैन बी इम्प्रूव्ड। किसी भी एक्टिविटी को अगर आप एक दफ़ा परफॉर्म करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है आपको वो मेमोराइज नहीं होगी। तो आप कुछ पढ़ भी रहे होते हैं ना, तो पहली बार पढ़ के आपको सिर्फ समझ आता है, आप उसे मेमोराइज नहीं कर पाते। इसीलिए आप उसको बार बार रिपीट करते रहते हैं ताकि कोई चीज़ जो है वो आपको भूले ना। आप जिस टाइम आपको काम करना हो आपको फ़ौरन दिमाग में क्लिक कर जाए और आपको पता चल जाए कि हाँ इस टाइम पर ये हुआ था और इतनी बार हुआ था। तो इसीलिए रेपिटेशन जो हैं वो बहुत ही ज़रूरी हैं, तो जो है जॉइंट की रेंज और मसल की पावर जो है वो इम्प्रूव हो सके किसी भी ग्रुप ऑफ मसल के जिस पर आप काम कर रहे हैं, असिस्टेंस प्रोवाइड करें जिससे। नाउ द यूजेस एंड इफेक्ट्स ऑफ द असिस्टेड एक्सरसाइजेस, जो कि हैं असिस्टेड एक्सरसाइज इंक्रीजेस द रेंज ऑफ मोशन ऑफ द जॉइंट, इंक्रीजेस द स्ट्रेंथ, पावर, एंड्योरेंस ऑफ द मसल, ठीक है। ब्रेक्स द एडिशन फॉर्मेशन अराउंड द जॉइंट। एडिशन फॉर्मेशन जो है वो जॉइंट के अंदर एक फाइबर्स होते हैं जो कि जॉइंट में फ्लूइड प्रोवाइड कर रहे होते हैं, साइनोवियल फ्लूइड। जब आपकी जॉइंट की मूवमेंट नहीं हो रही होती है वो साइनोवियल फ्लूइड जो है वो लुब्रिकेट नहीं कर रहा होता आपके जॉइंट को। साइनोवियल फ्लूइड का काम बेसिकली लुब्रिकेशन प्रोवाइड करना जॉइंट को, उसे न्यूट्रिएंट्स पहुंचाना। जब आपकी मूवमेंट नहीं हो रही जॉइंट की तो वो साइनोवियल फ्लूइड की जो है वो सप्लाई इतनी ज़्यादा नहीं हो रही, तो आपका जो जॉइंट है उसमें कुछ फाइबर्स जो हैं वो स्टिक हो जाते हैं जो कि जॉइंट की जो मूवमेंट है उसे रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, उसे रोक देते हैं। तो जॉइंट के दरमियान फिर वो एडिशन फॉर्म बन जाती है। एडिशन का मतलब होता है ग्लू की तरह चिपक जाना। तो जॉइंट जो है वो प्रॉपर तरीके से मूव नहीं करता, तो हम उसको एडिशन को मूव करने के लिए असिस्टेड एक्सरसाइजेस करवाते रहते हैं कंटिन्यूस, ताकि पेशेंट अगर किसी वजह से मूवमेंट नहीं कर पा रहा तो हम उसे करवाएं, ताकि मूवमेंट होती रहेगी तो जॉइंट जो है वो लुब्रिकेट होता रहेगा, नरिश होता रहेगा और इसकी जो है एडिशन जो है वो फॉर्मेशन ब्रेक होती जाएगी। रिड्यूस स्पाज्म, स्ट्रेच करना, टाइटन सॉफ्ट टिश्यूज को। रिमाइंड्स द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स ऑफ द जॉइंट और मसल। रिमाइंड्स जैसे कि मैंने आपको बताया प्रोप्रियोसेप्टर्स का काम। अगर तो आप रिपीटिशन नहीं करेंगे, कंसंट्रेशन नहीं करेंगे तो कोऑर्डिनेशन डेवलप नहीं होगा। स्पीड भी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, वरना कोऑर्डिनेशन जो है सारा का सारा बिगड़ जाएगा, आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा। तो आपको जो है कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स को रिमाइंड करना जॉइंट और मसल की।
उसको इम्प्रूव करने में असिस्टेड एक्सरसाइज हेल्प करती है. इंक्रीज द ब्लड सर्कुलेशन एंड वेनस रिटर्न. So we have reached the end here. So I hope कि आप लोगों को मेरी लेक्चर्स जो हैं वो समझ आ रहे हो, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो रही हो. लेकिन अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको होती है, किसी भी जगह पर होती है, किसी भी लेक्चर में होती है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. मैं ज़्यादातर आपको प्रेफर करूँगी कि आप कमेंट सेक्शन में पूछने के बजाय मुझे पर्सनली इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दें. एनी अब्रोक के नाम से आईडी है मेरी, तो आप मुझे वहाँ टेक्स्ट कर सकते हैं. तो मैं आपको रिस्पॉन्ड दूंगी और आपकी जो है प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगी. या फिर अगर आपको कोई एडवांस में लेक्चर चाहिए जो कि आपको लगता है कि बहुत ही इमीडिएटली 1-2 दिनों में चाहिए, तो यू कैन टेल मी. मैं जो है उसे पोस्ट कर दूँगी, अपलोड कर दूँगी, आपको पर्सनली मेल कर दूँगी. सो सी यू गाइज soon. Goodbye. And don't forget to like, share and subscribe to my channel.